हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, एक क्लास इसकी हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास नंबर 2। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कुछ इतना कुछ खास नहीं पढ़ा, बहुत ही बेसिक चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी है। चलिए उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, बताइए समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। जैसे दोस्तों एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है, जब आप लोग उसके सामने खड़े होते हो तो जो आपकी इमेज बनती है उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहोगे आप लोग? ठीक है, बताओ। तो एक चीज तो आप लोगों को मैंने कल भी बताई थी, आपको पूरा करके बताया था ना कि मान लो ये दर्पण है, इसके सामने आप जब वस्तु रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? सेम साइज का बन रहा था। इमेज कैसे बन रही थी? वर्चुअल बन रही थी, और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट। ठीक है, तो इमेज इन्वर्टेड, उल्टी नहीं बन रही थी, इन्वर्टेड नहीं बन रही थी। कैसी बन रही थी? स्ट्रेट बन रही थी, या फिर आप लोग बोल सकते हो इरेक्ट बन रही थी। सेम साइज की बन रही थी। ठीक है, सेम साइज की बन रही थी आप लोगों की, वर्चुअल बन रही थी और लेटरली इन्वर्टेड थी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या? अगर आप लोग उसमें सीधा हाथ खड़ा करोगे तो प्रतिबिंब में आप लोगों को उल्टा हाथ खड़ा हुआ नजर आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन के कोण का मान क्या है? देखिए, आप लोग बोलोगे कि सर ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। अभी तो हम लोग जैसे कोई प्लेन मिरर रखा था, कोई समतल दर्पण था, उस पे ये प्रकाश की किरण आई, आपतन कोण का मान इतना था, उतना ही हम लोग परावर्तन कोण का मान मान रहे थे, है ना सर? तो सर ये तो भी हमने पढ़ा ही नहीं। दोस्तों कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, जब उस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। कोई सा भी आप लोगों का मिरर हो तो इसका आंसर कितना होगा? 30 डिग्री होगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, जैसे दोस्तों मिरर आप लोगों का बहुत शाइनी है ना, तो दोस्तों जो ये शाइनी सरफेस होती है ना चमकीली, वो जनरली क्या होती है आप लोगों की? बिल्कुल स्मूथ होती है। तो जैसे प्रकाश की किरण आएगी तो वो ऐसे जाएगी, कोई दूसरी प्रकाश किरण आएगी तो वो ऐसे जाएगी, कोई ऐसे आएगी तो ऐसे, बिल्कुल रेगुलर आप लोगों को, है ना, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर नियमित परावर्तन। अगर दोस्तों सरफेस शाइनी नहीं होगी, थोड़ी सी इस प्रकार की होगी, तो जो प्रकाश किरण आएगी कुछ ऐसे जाएगी, आएगी कुछ ऐसे जाएगी, मतलब इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या डिफ्यूज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में? ठीक है, आज अच्छा सॉरी, चमकीली सतह पर पूछ रहा है, तो चमकीली सतह पर क्या होगा? रेगुलर होगा, नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ऐसे वाले को डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं और इरेगुलर भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। जो आप लोगों का दोस्तों एक शाइनी सरफेस से नहीं होके एक डल सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो जनरली आपका ऐसा होता है, इरेगुलर। ठीक है, चले आगे आ जाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें अब आगे का। तो मैंने आपको बताया था, जब आप लोगों ने किसी उसके सामने क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर के सामने जब आपने किसी वस्तु को रखा था तो उसका प्रतिबिंब आपको बना बता है सेम साइज का बनाता, ना छोटा ना बड़ा, सीधा प्रतिबिंब बनाता। मिरर से वस्तु जितनी दूरी पर थी, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर था। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं, कर चुके हैं ना, कर चुके हैं ना, कर चुके हैं ना? ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। जो भी आप लोगों का प्रतिबिंब बन रहा था प्लेन मिरर के द्वारा, उसकी क्या विशेषता थी? तो आप लोग बोलोगे इमेज बन रही थी दोस्तों वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट, यानी सीधी। समझ में आ गया? तो नेचर कैसा था? वर्चुअल, और साइज वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं साइज कैसा था, तो आप लोग बोलोगे सेम एज ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? ठीक है। तीसरी चीज मैं बोलूं डिस्टेंस कितनी है दर्पण से, तो दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर था उतनी ही दूरी पर होगा प्रतिबिंब। क्लियर है? और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, ये लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? रिवर्स, पलटा हुआ। मतलब अगर आप लोग, मतलब उसमें दाई चीज बाई दिखेगी, बाई चीज दाई दिखेगी। जैसे आप लोग अपना उल्टा हाथ खड़ा करोगे तो जो आपका प्रतिबिंब है उसमें आपको सीधा हाथ खड़ा हुआ नजर आएगा। दोस्तों क्या यही पॉइंट हमने डिस्कस करे थे क्या?
करे थे। अब आगे चले, बिल्कुल आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। यहां पर देखो, जैसे आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, ये दर्पण है, दर्पण के सामने आप लोग खड़े हो गए तो आपका क्या दिख जाएगा? मुंह भी आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो अगर आप लोग दर्पण के बिल्कुल ही पास में खड़े हो तो आपका केवल क्या क्या दिखेगा? मुंह दिखेगा। दर्पण से थोड़ा दूर जाओगे तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा है ना, उसमें आपका क्या क्या दिख जाएगा? मुंह भी दिख जाएगा, थोड़ा आप लोगों का चेस्ट है ना, या पेट तक दिख जाएगा। और आप लोग दर्पण से दूर जाओगे और दूर जाओगे तो आपका दोस्तों ये आपका थाई हो सकता है जांग तक दिख जाए। और आप लोग दूर जाओगे तो आपको क्या पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ये बात सही है क्या? बिल्कुल। लेकिन मान लो दोस्तों मैंने दर्पण लिया है इतना सा, मतलब इसकी हाइट मान लो बहुत कम है, केवल 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो दोस्तों आप लोग कितना भी दूर चले जाओ, आप लोग कितना भी दूर चले जाओ, आपका पूरा प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब ऐसा नहीं है कि दूर जाने पर दोस्तों प्रतिबिंब आपका पूरा आता जा रहा है तो है ना दर्पण कितना भी छोटा ले लो, नहीं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि दर्पण, एक लड़का है विजय बिंद नाम का, एक वो बोल रहा है सर बिना पीडीएफ पढ़ाना नहीं आता क्या आपको? नहीं विजय जी, अगर पीडीएफ नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? बताओ विजय जी क्या करें? ये उस तरीके की मांग कर रहे हैं जो आज से मैं 5 साल पहले पढ़ाता था। ठीक है विजय जी, तो यूट्यूब पे डालना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नीरज सर, जो सबसे पुराना वीडियो है ना 5 साल का, उसमें मैंने ऐसे ही पढ़ा रखा है, ऐसे लिख लिख के, है ना दोस्तों। किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, अब तो ये बोलने में भी जोर आता है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे बात समझ में। तो यार दर्पण में जब जितना दूरी पर जाओगे तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन दर्पण की कुछ हाइट होनी चाहिए मिनिमम, ऐसा नहीं बिल्कुल ही छोटा ले लो। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जैसे मान लो इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, जैसे मान लो आप ही हो, आप हो 6 फीट के, तो मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए? एटलीस्ट, भाई बड़े से बड़ा तो कितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कितना होना चाहिए जिससे पूरा प्रतिबिंब बन जाए? आप कितना भी दूर जाके खड़े हो जाओ दोस्तों, पूरा प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा अगर दर्पण आपका बहुत छोटा हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो भी दर्पण के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो भी ये व्यक्ति है जिसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है, तो जो मिरर है ना उसकी हाइट जो है एटलीस्ट आधी होनी चाहिए, एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट 3 फीट का होना चाहिए। अगर ये 10 फीट का कोई इंसान खड़ा है, ये 10 फीट की कोई वस्तु रखी है, तो आप लोगों को दर्पण एटलीस्ट 5 फुट का लेना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हो उसका पूरा प्रतिबिंब बने। दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया क्या? ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको बोलूं कि दोस्तों मैंने एक छड़ रखी है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर एक मिरर के सामने, मैं चाहता हूं इसका पूरा का पूरा इमेज बन जाए। आप बोलोगे कि सर इसको दूर लेके जाओ पूरी की पूरी इमेज आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूं मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए कि मैं दूर लेके जाऊं तब तो आ जाए पूरा प्रतिबिंब? तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका होना चाहिए। ठीक है, आधा होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, चलो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलो दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आपके घर में सब में मिरर लगा होगा, सबके घर में मिरर है। जब आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी कितनी इमेज बनती है बताओ? आपके कितने प्रतिबिंब बनते हैं बताओ? नवल कुमार यादव, नवल बोल रहे हैं सर लाइव क्लास पहली बार पढ़ रहे हैं, ओके बताओ। आप जब खड़े होते हो तो आपकी कितनी इमेज बनती है? एक ही तो बनती है। या मान लो आप इसके सामने एक ऑरेंज लेकर गए, ऑरेंज लेकर गए, ये ऑरेंज फल जानते हो ना आप, इसको लेके गए, उसकी भी एक ही इमेज बनेगी। आपको क्लियर है ना? लेकिन दोस्तों कभी आप देखना, जैसे मान लो कोई एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, इनके बीच में मान लो कुछ एंगल है 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग यहां पर जाके खड़े हो जाओ तो आप लोगों को लगेंगे कि सर एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, सर टोटल 2 इमेज बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग देखते हो 2 से ज्यादा बन जाती है। तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, जब कोई 2 दर्पण जिनके बीच में कुछ एंगल हो,
अगर आप लोग यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, वस्तु रखते हो, तो प्रतिबिंब की जो संख्या होती है ना, वो 2 नहीं होके 2 से अलग होती है। सर ये चीज किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है दोनों दर्पण के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है। आ गई बात समझ में? आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे इधर देखिए दोस्तों, देखो ये रहा एक दर्पण, ये रहा दूसरा दर्पण। आपने यहां पर कोई वस्तु रख दी, आपको लगता है कि यार 2 प्रतिबिंब बनना चाहिए था, क्योंकि एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, जबकि इसके कितनी इमेज बन रही? देखो एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। बात समझ में है? अगर आप लोग यहां पर देखोगे, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, आपने बीच में कैंडल रख दी, इसके कितनी इमेज बनी? एक ये रही, 2 ये रही, यहां पर 2 बन रही। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो यार, कभी 2 बन रही है, कभी 3 बन रही है, चक्कर क्या है? दोस्तों वो सबको डिपेंड करेगा दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है। जैसे यहां पर आप लोग देखो, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, जब ये व्यक्ति खड़ा हो गया उसके कितनी इमेज बन गई? देखो 1 2 3 इमेज बन गई। तो सर ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है, ये डिपेंड करेगा कि जो ये पहला मिरर है और ये जो दूसरा मिरर है, इनके बीच में एंगल कितना है। 50 है, 60 है, 30 है, 90 है। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्य क्या करना है, अगर आप लोगों को देखना है इमेज कितनी होगी, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 360 में भाग लगाना है थीटा का। समझ में आ गया दोस्तों? अगर यह संख्या एक ऑड नंबर आती है, अगर यह संख्या एक विषम संख्या आती है, तो यही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस। प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? यही हो जाएगी 360 बट्टे थीटा। अगर आपने 360 बट्टे थीटा का मान निकाला और अगर यह एक इवन नंबर आया, अगर यह एक सम संख्या आया, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगी? जो संख्या आई ना आपकी 360 बट्टे थीटा, इसमें से एक माइनस कर लो। दोस्तों जब भी सम संख्या में से एक को माइनस करते हैं तो क्या आती है आप लोगों के पास में? विषम संख्या आती है ना, ऑड नंबर आती है ना। तो यानी आप लोग बोल सकते हो, जैसे देखो सबसे पहले 360 बटे थीटा निकाला आपने, अगर ये विषम संख्या थी तो इसको ही आपने नंबर ऑफ इमेजेस मान लिया। तो नंबर ऑफ इमेजेस का मान हमेशा किस में होगा? ऑड होगा, विषम होगा। यहां पर अगर 360 बटे थीटा का मान सम आ रहा है तो आपने नंबर ऑफ इमेजेस क्या करा? निकालने के लिए उसमें से एक माइनस करा, यानी हमेशा ऑड होगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये रहा, देखो ये रहा एक दर्पण, दूसरा दर्पण ये रहा। दोस्तों इनके बीच का जो एंगल है वो मान लेता हूं दोस्तों कितना है? 120 डिग्री है। मैंने यहां पर एक कोई वस्तु रख दिया या कोई छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, बताओ इसकी कितनी इमेज बनेगी? बताओ इसकी कितनी इमेज बनेगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिया कि ये रहा एक प्रतिबिंब, ये रहा दूसरा प्रतिबिंब, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यहां पर एक बच्चा जाके खड़ा हो गया, तो बताइए उसके कितनी इमेज बनेगी? बताओ, सॉल्व करके बताओ। बताओ बताओ। देखिए मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम क्या है? आपको 360 बट्टे थीटा का मान निकालना है। कितना आ रहा है ये सॉल्व करिए। 360 में भाग लगाया आपने 120 का, तो कितना आया? कितना आया? नंबर ऑफ इमेजेस 3 आया। ये एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या मैंने क्या बताया था? अगर 360 बट्टे थीटा का मान एक ऑड नंबर है तो यही नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ इमेजेस का मान कितना है? 360 बट्टे ये जो आया ना, यही है, 3 है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहला काम है आपको 360 बट्टे थीटा का मान निकालना है। तो 360 बट्टे थीटा कितना है? 90। ये कितना हो जाएगा? 4। ये 4 क्या है? एक सम संख्या, एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए अब क्या होगा? जो संख्या आई ना 360 बट्टे थीटा, उसमें से एक माइनस कर दो। 4 में से एक माइनस कर लो, 3 आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, आ गई? तो पहले वाले का आंसर 3 है, दूसरे वाले का भी आंसर 3 है। जो व्यक्ति 4 बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दोनों के आंसर 3 आएंगे। तो चलिए, तो मैं आपको बोल सकता हूं क्या? तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला 360 बट्टे थीटा हो जाएगा। कब? जब 360 बट्टे थीटा का मान
एक ऑड नंबर हो, एक विषम मान आए इसका, अगर ये एक विषम संख्या है, अगर 360 बट्टे थीटा एक इवन यानी अगर एक सम संख्या आए तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, इसमें से एक माइनस कर लेना। क्लियर है? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। दोस्तों अब एक क्वेश्चन मैंने लिया कि जैसे मान लो ये एक मिरर है और जस्ट इसके सामने एक मिरर दूसरा, क्या इनके बीच में कोई एंगल? बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, रुको, ऐसे समझो, रुको मेरे पास बिल्कुल दो कोई, हाँ रुको, कोई दो मिरर लिया आपने, दो मिरर समझ रहे हो, बिल्कुल जैसे आप अपनी दो कॉपी को बिल्कुल आमने सामने रख दो, जैसे ये आपका पहला मिरर और जस्ट इसके सामने कोई दूसरा मिरर है, इनके बीच में कुछ एंगल है क्या? कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है, दोनों बिल्कुल ऐसे हैं। मैं आपको उससे दिखाता हूं, आप ऐसे समझोगे नहीं, रुको। जैसे जैसे ये एक मिरर है, ये भी, दोनों बिल्कुल एक ऐसे हैं, बिल्कुल दोनों पैरेलल है। ठीक है, दोनों बिल्कुल पैरेलल है, दोनों बिल्कुल पैरेलल है, कोई एंगल नहीं है ना? देखो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, ऐसे समझ लो। अगर ये ऐसे होते तो कुछ एंगल होता, ऐसे होता तो इनके बीच में कुछ एंगल होता। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो आप? है ना? तो जब कोई दो प्लेन मिरर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो और उसके सामने आप लोग किसी वस्तु को रखो तो बताओ उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 360 बट्टे थीटा का मान निकालोगे। थीटा का मान कितना है? जीरो है, कोई एंगल नहीं है, तो किसी भी संख्या में जब जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी। और दोस्तों इन्फिनिटी में से एक माइनस कर लोगे तब भी इन्फिनिटी रहेगा, मतलब ये कोई एक अनडिफाइंड नंबर है, तो यानी दोस्तों बहुत सारी इमेज बनेगी, बहुत सारे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, प्लेन मिरर समतल दर्पण की बहुत बात कर ली, अब हम लोग आते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। ठीक है, आपको पता है दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव यानी अवतल और एक होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, कॉनकेव मिरर में जिस सर्फ, जैसे मान लो ये एक मिरर है, मैंने आपको बताया ना मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है, तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर भी होगा। ये भी एक किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है, तो उसका भी कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर होगा। तो दोस्तों अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ होता है तो उसको क्या, कौन सा मिरर आपने बोला था? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। और यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा? इस साइड से होगा, क्योंकि ये साइड तो पॉलिश है, यहीं से प्रकाश किरण आएगी और टकरा के वापस जाएगी। तो ये जो है वो है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ। तो अगर परावर्तक पृष्ठ केंद्र से दूर की ओर हो तो इसे आप लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स यानी उत्तल। आप कितनी भी ट्रिक याद रख लो सब बेकार है, उतला हुआ पुतला हुआ पता नहीं क्या क्या याद रखते हो, कॉमन सेंस लगाओ यार, बिल्कुल सिंपल चीज है। कोई दिक्कत है कि इसमें बताओ? अब जैसे मुझे बताओ ये मिरर कौन सा होगा? अब आप रटते रहते हो, बताओ ये मिरर कौन सा होगा? अब इसको आप लोग गलती से कॉनकेव मत बोल देना, आप बोलोगे देखो सर आपने ऐसी शेप बताई थी। अरे मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, मैंने ये डैश डैश किया है, मतलब इस सरफेस पे पॉलिश है, यानी अगर प्रकाश किरण यहां से ऐसे आई तो टकरा के वापस चली जाएगी, यानी परावर्तन कहां से हो रहा है? वो इस वाली सरफेस से हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्फेयर है, मतलब ये जो मिरर है, ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा, घुमाओगे तो एक स्फेयर मिलेगा, तो ये रहा सेंटर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर से दूर की ओर है, तो ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई? आ गई? ये कॉन्वेक्स है तो ऐसे वो मत करा करो। अब दोनों मिरर के बारे में एक खास बात ध्यान रखिए, जैसे ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये रहा उत्तल दर्पण। देखिए दोस्तों जब उत्तल दर्पण में प्रकाश आता है ना तो ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? एक डाइवर्जिंग मिरर है। क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। दोस्तों डाइवर्जिंग मिरर की हिंदी क्या है बताओ जल्दी से?
ठीक है, तो ये एक अपसारी दर्पण है, अपसारी, क्योंकि प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। जबकि अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें, तो जब इसमें प्रकाश आता है ना, तो ये एक जगह एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है सबको। तो ये एक कन्वर्जिंग मिरर है, यानी अभिसारी आप लोगों का दर्पण है। आप सीधे आप लोग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ध्यान रखिए, ठीक है, ठीक है। आ जाओ अब दोस्तों, दर्पण में बहुत सारे कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है कि यार फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र किसको बोलोगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे मान लो ये है आपका एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। दोस्तों ये जो दर्पण है वो जरूर किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा ना, एक स्फेयर से तो बना हुआ है। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये आपका ये कर्व है, ये एक वक्र है ना, एक कर्व है, अगर इसको आप लोग फॉलो करोगे तो क्या एक स्फेयर बनेगा या नहीं बनेगा, या एक सर्किल बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसे समझ लो। तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा या नहीं होगा, तो इसे आप लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सिमिलरली दोस्तों ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, इसको भी अगर आप लोग फॉलो करोगे तो क्या आप लोगों को एक स्फेयर मिलेगा क्या, तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा या नहीं होगा, बताओ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या है, ये सेंटर है स्फेयर का, उस गोले का केंद्र है जिस गोले से आपने दर्पण बनाया। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, बोलो। आगे बात समझ में आ गई सर। चलिए सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। दोस्तों अगर कोई सा भी दर्पण हो, अगर वो एक स्फेयर का बना हुआ है तो उस स्फेयर की कोई ना कोई रेडियस भी होगी, कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी, तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो ये आपका मिरर था, ये आपका मिरर है, ये मिरर है, तो ये मिरर जो है वो किसी ना किसी गोले का पार्ट होगा, स्फेयर का पार्ट होगा। तो इसकी जो रेडियस होगी ना, इस स्फेयर की जो रेडियस होगी उसे बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। क्या दिक्कत है यार, बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, पोल क्या होता है। दोस्तों पोल क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को पोल बोलते हैं। जैसे ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे बोलेंगे पोल यानी ध्रुव। जैसे ये रहा आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे क्या बोलोगे, पोल बोलोगे, ध्रुव बोलोगे। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए सर अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और पोल को मिलाने वाली एक लाइन, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। यहां पर भी ये जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनको जो मिलाने वाली लाइन जो होगी ना उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फोकस किसे बोलते हैं। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में फोकस क्या होगा। देखो ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण हो गया, ये नहीं हुआ, बताओ। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला है आपने, कमेंट करके बताओ। सर आपने पोल बोला है। दोस्तों अगर बात करें इस मिरर की तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा ना, जब बताओ इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा। तो चलो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, बताओ, नहीं है। एक ऐसी रेखा जो दोनों पॉइंट को मिलाती है, इस रेखा को आपने क्या बोला, कमेंट करके बताओ। सर इसको हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। आगे बात समझ में। दोस्तों क्या होता है, जब भी कॉनकेव मिरर में प्रकाश किरणें जाती है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, उसको कन्वर्ज करता है लाइट रे को। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रे जाती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश किरणें आपतित होती है ना, तो वो कुछ इस प्रकार से कन्वर्ज होती है कि एक पॉइंट से होती हुई निकलती है। सारी क्या होती है, एक पॉइंट से होती हुई निकलती है, ठीक है। जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना, तो वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, ऐसे पॉइंट से होकर गुजरती है, ऐसे पॉइंट से होकर गुजरती है। दोस्तों उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आ गई बात समझ में, बात आ गई समझ में, है ना। तो देखिए दोस्तों क्या है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आप लोगों का अवतल दर्पण हो गया। देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, तो दोस्तों ये परावर्तन के बाद में पॉइंट से होकर गुजरती है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, बताओ।
यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। बात करते हैं दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। फोकस देखो, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण ये रहा। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सर इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, मान लो ये रहा सेंटर। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो दोनों को मिलाती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है सर, आने वाली प्रकाश किरणों को डाइवर्ट करता है। तो जब प्रकाश किरणें इसमें आएगी, मान लो कोई प्रकाश किरण आई तो इसको क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरणें आती है ना, तो दोस्तों वो क्या होती है, इस प्रकार से डाइवर्ज होती है। मतलब आप लोग अगर इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो एक पॉइंट, मतलब अगर पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो एक पॉइंट आपको नजर आएगा, इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो जब डाइवर्ज होती है वो, तो उसको अगर आप लोग पीछे एक्सटेंड करोगे ना, पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आएगा, जिसे आप लोग बोलोगे फोकस। क्लियर है, चलो ये देख लो, ये कोई प्रकाश किरण आई, ये कोई प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये डाइवर्ज हुई। दोस्तों अगर आप लोग इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे ना तो एक पॉइंट आपको नजर आएगा, इसे आप लोग बोलोगे फोकस। आगे बात समझ में, इसे आप लोग क्या बोलोगे, फोकस। एफ से डिनोट करते हैं इसको, एफ से। क्लियर है, आगे बात समझ में, क्या दिक्कत है इसमें, एक एक चीज समझ रहे हैं। ठीक है सर, एक चीज और मुझे बता दीजिए, फोकल लेंथ क्या होता है। सब आपने बता दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दर्पण में जैसे जो भी एंगल का आप लोग मेजरमेंट करते हो, कहां से करते हो, नॉर्मल से, अभिलंब से। सिमिलरली दोस्तों जो भी आप लोग दूरी मापोगे, स्पेशली अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात करूं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, जो भी दूरियों का मापन आप लोगों का होता है ना, वो किससे होता है, पोल से होता है। तो देखिए दोस्तों, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना। पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फोकल लेंथ बोलते हैं। आइए आप लोग इधर देख लीजिए, देखो जैसे ये दर्पण का मध्य बिंदु जिसे आप लोग बोलोगे पोल, तो ये रहा पोल, ये रहा फोकस। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलोगे आप लोग, फोकल लेंथ बोलोगे। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इधर भी देख लीजिए, है ना, इधर भी देख लीजिए आप लोग। दोस्तों दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे आप लोग, पोल बोलोगे। और पोल और फोकस के, है ना, जो फोकस होता है ना उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आराम आराम से करना है, जल्दी भगना नहीं है। जैसे एक लड़का है स्वामी मीणा जी, बार बार एक कमेंट कर रहे हैं F बराबर 2R, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है वो, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, वो पहले भग रहे हो। मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत ज्ञान है आपको, 10 बार आप एलपी एग्जाम निकाल चुके हो, इस बार तो ऐसे ही दे रहे हो आप। पिछली बार रैंक 2 आ गई थी, इस बार रैंक 1 के लिए कर रहे हो आप। तो ये वही बच्चों ने गिनती की एक दो चीज आती है उसमें उछलते रहते बीच बीच में। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आपको इजी लग रहा होगा। जब इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे ना, ये हर एक पॉइंट इस्तेमाल होगा। फिर बोलना मत बीच में, रिपीट करो, ये करो, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बात आई समझ में, आ गई। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर है ना कुछ साइन चलते हैं। जैसे फोकल लेंथ कहीं पर पॉजिटिव लिया होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि यार फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो आप लोग क्या बोलोगे, मिरर के पोल और फोकस के बीच की दूरी कितनी है, पोल और फोकस के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हम लोग कुछ साइन यूज करेंगे, कभी प्लस कभी माइनस। सर कैसे करूं, मैं तो परेशान रहता हूं, कुछ भी नहीं। देखो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो अगर किसी दूरी को मापने के लिए, अगर आप लोगों को, जैसे मान लो ये पोल है, ये ध्रुव है, फॉर एग्जांपल मान लो ये पोल है। अगर किसी दूरी को मापने के लिए आपको पोल से राइट में जाना पड़ रहा है, तो उसे क्या बोलोगे,
सर आपने कहा था कि तुम्हारा नहीं होगा, जब भी आप ऐसे कहते हो तो अंदर से और मोटिवेशन आता है। हाँ तो पढ़ाई करो ना, इधर कमेंट मत करो। सर आप ऐसे बोलते हो मुझे मोटिवेशन आ जाता है, कल से यही कमेंट कर रहा है ये लड़का। तो अगर पोल से फोकस पे पहुंचने के लिए आपको राइट में जाना पड़ रहा है तो फोकल लेंथ लेंगे आप लोग पॉजिटिव, या पोल से कहीं पर भी पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ रहा है तो आप लोग क्या लोगे, उस दूरी को नेगेटिव में लोगे। जैसे मुझे बताओ यहां पर कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए कि फोकल लेंथ का मान पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। आपको बस रटवा दिया जाता है कि फोकल लेंथ हमेशा लेनी है नेगेटिव, कॉनकेव की अवतल की हमेशा रटवा दिया जाता है आपको। कभी आपने पूछा ही नहीं सर ऐसा क्यों होता है, तो वो नेगेटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि पोल से फोकस पे पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग लेते हैं नेगेटिव। आई बात समझ में, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे समझते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग देखो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, जो उत्तल दर्पण होता है, उसकी फोकल लेंथ जो ये क्या है, कॉन्वेक्स है ना, हाँ, तो उसकी फोकल लेंथ क्या ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। किसकी, कॉन्वेक्स की, उत्तल दर्पण की। क्योंकि यहां पर देखो पोल से फोकस पे जाने के लिए आपको राइट में जाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, कोई परेशानी, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लोगे, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स की और नेगेटिव होगी कॉनकेव की। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, जैसे फोकल लेंथ को आप लोग स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हो, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लंबाई, वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, जैसे ये आपका एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु ये रहा पोल, ये रहा इसका सेंटर। पोल से ये जो सेंटर की दूरी होगी, मतलब ये एक प्रकार की रेडियस ही तो है, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो मैं से बोल रहा हूं फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, यानी फोकल लेंथ कितनी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर, यानी पोल से फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। यानी पोल से जो फोकस होगा वो कहां पर होगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट बीच में होगा फोकस, बोलो हां या ना, बताओ क्या मैं बोल सकता हूं क्या। क्योंकि यार दोस्तों एक चीज बताओ यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमेशा आधी होगी फोकल लेंथ, यानी जो आप लोगों का फोकस होगा वो पोल और सेंटर के बीच में होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। आप चाहे यहां पर कॉनकेव में भी देख लो, अवतल में भी देख लो, ये रहा आपका कॉनकेव, इसको फॉलो करोगे तो भाई इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा। तो पोल से सेंटर के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ होती है आधी, यानी पोल से आधी दूरी पर ही मिल जाएगा आपको फोकस, यानी पोल और सेंटर के एग्जैक्ट बीच में क्या होगा, आपका फोकस होगा। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। आ रही है बात समझ में, आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस बार लेटेस्ट पूछे गए हैं, ठीक है। आराम आराम से करेंगे दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताओ बताओ, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका वक्ता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर स्थित होगा, बताओ। किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी दोस्तों फोकस की जो दूरी होती है ध्रुव से उसे तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी दी गई है आपको, बेसिकली 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी केवल मान बता दो, है ना, प्लस हमको पता है, इसको लो माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा गया है इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा, तो वक्रता केंद्र जो होगा वो ध्रुव से जितनी दूरी पर है उसे ही तो आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर ये 16 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जस्ट इसका डबल होगा, कितना, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, वो पोल से लेफ्ट में। बताओ क्या दिक्कत है बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लियर है क्या?
क्लियर? चलिए इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। बताओ इनमें से कौन से पॉइंट हमेशा आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगे? बताओ। जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है दोस्तों। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोग बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। इसको जब आप लोग फॉलो करोगे तो एक सेंटर मिलेगा आपको, ठीक है। और सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन ही तो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 100% हमेशा आपको कहां पर मिलेंगे? कहां पर मिलेंगे? इस पे मिलेंगे, मुख्य अक्ष पे मिलेंगे। अब जैसे मान लो इस पे कोई प्रकाश किरण आ रही है, आपतित हो रही है, 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 हो रही है। अगर इस पॉइंट पे आपतित होगी तो ये होगा ना आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जरूरत थोड़ी है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। नहीं सर, ऐसी तो बात नहीं है। तो केवल 1 और 3 ही हमारा सही आंसर होगा। 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चले आगे आ जाओ। उत्तल दर्पण का फोकस कहां पर स्थित होता है? बताओ, बताओ। जैसे ये रहा कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, उसकी एक साइड पॉलिश होती है, रिफ्लेक्शन जो होगा वो यहीं से होगा। मतलब किसी वस्तु को इस साइड रखोगे ना, ये है इसका सामने वाला पार्ट, उसका ये है। अब देखो दोस्तों, दर्पण का सेंटर कहां पर होगा? कहीं ना कहीं यहां पर होगा। दर्पण के मध्य बिंदु को पोल, और इन दोनों के बीच में होता है आप लोगों का फोकस। तो देखो ये इसका सामने वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। फोकस हमेशा कहां पर मिलेगा? पीछे मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर वाले केस की, उत्तल दर्पण के केस में, ठीक है। बताओ बन रहे नहीं बन रहे क्वेश्चन? क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बन रहे हैं ना धीरे धीरे, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, गलती नहीं करें अपन। चलिए चलो इसके आंसर बताइए। 2 मीटर फोकस दूरी, दोस्तों फोकस दूरी बोल दीजिए या फोकल लंबाई बोल दीजिए, बात एक ही है। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आपको पता है फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या मैं बोलूं रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा 2 गुनी होगी फोकस लंबाई की या फोकल लंबाई की। तो फोकल लंबाई अगर 2 मीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर हो जाएगी। क्या दिक्कत है यार? ठीक है, क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताए। 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। मतलब वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है, फोकल लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी। तो 20 का था 10 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर ऑप्शन में एक +10 सेंटीमीटर होता, एक -10 सेंटीमीटर होता, तो किस पे क्लिक करते? आपको पता है जो फोकल लंबाई होती है वो माइनस में लेते हैं कॉनकेव की, और उसके किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। बताओ बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? बताओ, बताओ जल्दी बताइए, बताओ। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण, दोस्तों ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर, ये रहा एक आपका अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। 50 आंसर क्यों दे रहे हो आप पढ़ते नहीं हो? हैं? आप पढ़ाई नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे आप। कोई 50 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। आ गई बात समझ में? चले तो ये चीजें क्लियर है। आ जाओ।
दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि यार समतल दर्पण से कैसे परावर्तन होता है, बताया था ना मैंने आपको। जैसे मिरर है, ये प्रकाश किरण आ रही है ऐसे जाएगी, तो ये तो बहुत ईजी था, ये प्लेन मिरर। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं यार ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका मुख्य अक्ष, अगर कोई प्रकाश किरण मान लो ऐसे आ रही है तो कैसे जाएगी, ये आपको समझना होगा ना। तो आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से परावर्तन समझते हैं। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, कुछ नियम ध्यान रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको पहले कुछ नियम बता रहा हूं, ध्यान रखिए। पहला नियम क्या है, जैसे ये रहा आपका एक कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ये उत्तल दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है, इसे क्या बोलोगे, दर्पण के मध्य बिंदु को पोल बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गया पोल। मान लीजिए दोस्तों ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। पोल और सेंटर के एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट को क्या बोलोगे आप लोग, फोकस बोलोगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है ना, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण होती है, तो ये कैसे परावर्तन होगा, कैसे परावर्तन होगा इनका, मतलब टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही है ना ये, तभी तो उसको परावर्तन बोल रहा। कैसे होगा सर, इनका परावर्तन कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर हम लोग इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे ना इन किरणों को, परावर्तित किरणों को, तो ये कहां पर मिलती हुई नजर आएगी, फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी, या मैं बोलूं ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने जब आपको फोकस वाली चीज बताई थी तब भी मैंने बताई थी। क्लियर है, आ गई बात समझ में, पहली चीज ध्यान रख लोगे। बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को बोलोगे आप लोग पोल, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, और पोल और सेंटर के एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और दोस्तों एक चीज बताना भूल गया, इधर लिख लो आप, है ना, ये मैंने उत्तल दर्पण का तो बता दिया, ठीक है, यहां पर अवतल दर्पण का मैं बताना भूल गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इतना ही है ना, क्योंकि यार मैं एक्चुअली बताऊं क्या, इसमें ना एक दो स्लाइड भूल गया, पूरा सीक्वेंस गलत हो जाएगा। तो कल शनिवार है, कल छुट्टी नहीं रखेंगे अपन, कल थोड़ी लंबी क्लास लेते हैं अपन। ठीक है, कल एक लंबी क्लास लेते हैं दोस्तों, 1.5-2 घंटे की, और कोशिश करेंगे कल ये पूरा हो जाए। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या बीच में एक दो स्लाइड मैंने मिस कर दी, तो पूरा भी मैं लिख के पूरा वो उल्टा सीधा हो जाएगा। कल अपनी एक लंबी क्लास लेंगे, कल सैटरडे है, कल छुट्टी हम लोग नहीं करेंगे, कल एक लंबी क्लास लेते हैं 1.5 से 2 घंटे की, और ये कल आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। तो आज जो मैंने पढ़ाया वैसे कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है दोस्तों, इसको आप लोग रिवाइज करिए, फिर कल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।